ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। हम लोग आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे मैग्नेटिक इंटरेक्शन विद अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन कितना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पाया था कि होता है इंटरेक्शन, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी बेसिकली चार्ज एट मोशन ही है। क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। करंट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है कि नहीं। ड्रिफ्टिंग की वजह से यानी ड्रिफ्ट मोशन की वजह से वो मूव कर रहा है और चार्ज मोशन में है तो उसमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। और वो मैग्नेटिक इंटरेक्शन कितना होगा तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये कंक्लूजन पेज मैं आपको पिछले लेक्चर का दिखा दूं आपको। तो यहाँ पे हमने पाया था कि Fm इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, जहां एल लेंथ वेक्टर था एंड बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर था। एंड ये कुछ इक्वेशन था, अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट वायर ना रहा या फील्ड यूनिफॉर्म ना रहा तो सभी कंडीशंस के लिए इसको हम लोग एलिमेंट्री मेथड इस्तेमाल करते थे। डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक इंटरेक्शन निकालते थे और उसको इंटीग्रेट कर देते थे टोटल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता था। ये इक्वेशंस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेवलप किया था। अब इन्हीं इक्वेशन की मदद पे थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स कर ले हम लोग ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, consider a 100 centimeter long portion of a straight wire. Consider a 100 centimeter long portion of a straight wire carrying a current of 10 ampere placed in a magnetic field of 0.1 Tesla, making an angle of 53 degree with the wire. What magnetic force does the wire experience? यानी कि एक 10 सेंटीमीटर लंबा पोर्शन ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो हमारे पास क्या है, तो डेटा हम लोग पहले लिखेंगे। तो हमारे पास डेटा इस प्रकार है बच्चों कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आप कह सकते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, जिसमें लेंथ है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर का कितना है दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10⁻² दैट इज 10⁻1 मीटर हो जाएगा। आप इसको आप डेसिमल में कर ले तो 0.1 मीटर हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। एंड स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी जो करंट है उसमें वो कितना है, सो 10 एम्पियर है, प्लस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, सो 0.1 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, दैट इज इंडक्शन का वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 0.1 टेस्ला, 1 टेस्ला, है ना। मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वायर, यानी कि जो एंगल बना रहा है वो 53 डिग्री विद द वायर। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात देखिए बच्चों, स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.1 टेस्ला। इसका मतलब साफ साफ है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है या किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, यानी कि थ्रू आउट, यानी कि स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये जनरल टेक्निक हम लोगों ने सीखा है। इक्वली स्पेस्ड है ना, डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन इक्वली स्पेस की मदद से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो गया और यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ ऑलरेडी हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर डिसाइड किया है और यह जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो 53 डिग्री एंगल बना रहा है। ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है नहीं, विद द वायर। व्हाट मैग्नेटिक फोर्स डज द वायर एक्सपीरियंस, तो चलिए हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बात तो साफ है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, तो स्ट्रेट वायर है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो जो नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर विल बी इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B। इससे निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट वायर भी और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो इसको अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे करेंगे तो I L B sin थीटा, है ना, जहाँ थीटा का वैल्यू 53 डिग्री है। तो I का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सो 10 एम्पियर हो जाएगा, इंटू L का वैल्यू पुट करेंगे सो 0.1 हो जाएगा, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अगर मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो कितना है, आई हो गया
एल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी 0.1 टेस्ला है एंड साइन 53 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब सर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर साइन 53 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो tan इंटू 0.1 ये 1 हो जाएगा, इंटू 0.1 ये 0.1 एंड साइन 53 डिग्री हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि साइन 53 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है सर। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरीके के जो आएंगे जो स्टैंडर्ड है उनका वैल्यू आप लोग याद करते हैं। तो सर 53 डिग्री का वैल्यू कैसे याद होगा? दो तरीके से, और एग्जाम में अगर ये सवाल पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूछा हुआ सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। दो तरीके से, या तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू डेटा दे देते हैं, या तो यूजिंग लॉग टेबल, है कि नहीं, लॉगरिथमिक ऑफ साइंस एंड एंटी लॉगरिथमिक ऑफ साइंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग और वहां पे निकाल लेंगे। लेकिन ये 53 डिग्री बहुत स्टैंडर्ड है कि नहीं? एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने के लिए, आप याद रखिएगा, है कि नहीं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको न्यूमेरिकल्स में 53 डिग्री जानबूझ के दिया जाता है कि इसका एक बहुत ही अच्छा वैल्यू होता है, एक बहुत ही अच्छा ट्रिपलेट फॉर्म होता है इस ट्रायंगल का। तो आपको पता है कि नहीं पता है, इसकी वजह से भी दिया जाता है समटाइम्स। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल मान लीजिए तो 90 डिग्री है, एक एंगल 37 डिग्री मान लीजिए, तो डेफिनेटली दूसरा 53 डिग्री। और आपको जान के होगा ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, 37 के सामने का साइड 3 होता है, 53 के सामने का साइड 4 होता है, हाइपोटेनस 5 होता है। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 5 3 4 5 फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिपलेट है कि नहीं? कि अगर परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो तो हाइपोटेनस 5 होगा, या परपेंडिकुलर 4 हो, बेस परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक 3 2 3 4 हो तो हाइपोटेनस 5 होगा, है कि नहीं? तो ये बहुत स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है एंड फंडामेंटल ट्रिपलेट भी इसको बोलते हैं। तो इस केस में ये जो एंगल हो जाता है 37 डिग्री 53 डिग्री, आप इसको और भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि अगर 3 की जगह पे 6 हो डबल कर दीजिए, 4 की जगह पे 8 हो तो 5 की जगह 10, इस केस में भी ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल की मदद से, इस ट्रिपलेट की मदद से हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? तो साइन 53 डिग्री। तो यहां से इस एंगल से आप निकाल लीजिए साइन 53 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन तो जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरे शब्दों में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है कि नहीं? तो 53 का अपोजिट क्या है? 4, हाइपोटेनस क्या है? 5, तो 4/5 इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0.1 इंटू 4/5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट एंड एंगल फॉर्मेट, आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार ये आएगा, सैकड़ों बार हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप कोई भी निकाल सकते हैं, tan 53 डिग्री निकाल सकते हैं। tan डिग्री क्या होता है? अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट क्या है? 4, सो 4/3। cos निकाल सकते हैं, 37 डिग्री निकाल सकते हैं एंड 53 डिग्री निकाल सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 4/5 दैट इज 0.8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो 0.08 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.08 न्यूटन। अब डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? एल क्रॉस बी अगर आप करेंगे तो आपका ये आई का डायरेक्शन है मान लीजिए, तो और यही एल का, एल वेक्टर का भी डायरेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज एल एंड दिस इज बी। आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी। आप बात करते हैं एल और बी और प्लेन में है तो एल क्रॉस बी मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो आप क्रॉस से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें और क्रॉस से ना रिप्रेजेंट करके आप कह सकते हैं दैट इज आप कह सकते हैं एफ एम इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी। क्यों? क्योंकि एल एंड बी तो प्लेन में हमने लिया है ना, तो कहीं पे भी हो सकता है, ये तो हमारा एजम्पशन है, इसके हिसाब से क्रॉस ले सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एल एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगा ही, दैट इज दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो डायरेक्शन वहां से बता देंगे। अगर कोई एग्जैक्ट फिगर अगर स्पेसिफिक को देते हैं तो वहां से हम लोग और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्शन बता सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड होगा 0.08 न्यूटन एंड डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा और प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। A current of 2 ampere enters at the corner of a square frame ABCD of side 20 centimeter, of side 20 centimeter and leaves at the opposite corner B. A magnetic field B is equal to 0.1 Tesla exists in the space
in the direction perpendicular to the plane of the frame as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the magnetic force on the four sides of the frame. On the four sides of the frame. ये सवाल है. A current of 2 ampere enters at the corner D of a square frame ABCD of side 20 cm and leaves at the opposite corner B. A magnetic field of magnetic induction 0.1 Tesla exists in the space in a direction perpendicular to the plane of the frame as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the magnetic force on the four sides of the frame. On the four sides of the frame. अभी एक हमें फ्रेम दिया है. देखिए बच्चों, यहां पे फ्रेम दिया है हमारे पास. एक मैग्नेटिक फील्ड है ये स्पेस में, देखिए आप डॉटेड, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर. सो यहां पे ये जो फिगर है वो हम लोग देख रहे हैं. सो एक यहां से एंट्रेंस है, करंट कहीं से आ रहा है, फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट एक स्क्वायर शेप का वायर कह सकते हैं या कंडक्टर कह सकते हैं, जो भी कहें आप, जो चाहे वो कह सकते हैं. और यहां से एग्जिट हो रहा है, लीव हो रहा है. तो यहां से सर्टेन अमाउंट ऑफ आई करंट आ रहा है यहाँ पे. एंड ये कॉर्नर का नाम नोमेनक्लेचर भी हम लोग कर दे, ए बी सी एंड डी. इंटर एट डी एंड लीव्स एट बी, ये बातें उन्होंने कहा. एंड दैट अमाउंट ऑफ करंट आई कितना है हमारे पास? 2 एम्पियर है ना. 2 एम्पियर है अमाउंट ऑफ करंट, 2 एम्पियर है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू है 0.1 टेस्ला है. 0.1 टेस्ला है. टेस्ला है. एंड जो इस साइड का अगर मान लीजिए कि इसको आर मान लेते हैं इसका साइड, तो ये जो आर दिया है स्क्वायर का साइड, ये 20 सेंटीमीटर दिया है. आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर की बातें हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, है ना. अब से ये जो चारों साइड्स हैं, चारों आर्म्स हैं जो स्क्वायर के, ये कितने कितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की एनालिसिस करना है. एंड एनालिसिस यानी बताना है कि नहीं. चलिए कर लेते हैं बच्चों. मान लीजिए कि आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लॉज कुछ देखा है. कर्कफ लॉज देखा था हम लोगों ने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ की बातें करते थे. कर्कफ नाम होता है, नाम तो कर्कफ है, लेकिन फेमसली लोग किरचॉफ्स ही बोलते हैं, कि नहीं गलत प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन किरचॉफ ही बोलते हैं, हम लोग भी उसको वही बोलेंगे, फेमस है. तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते थे एंड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते थे, वो ये क्या कहता था? नेट इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, है कि नहीं. यानी किसी जंक्शन पे टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट जीरो होगा, तो दूसरे शब्दों में कहते थे नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग, है कि नहीं. तो अगर यहाँ पे आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, तो आने के एक रास्ते, यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. लेकिन बेसिकली रजिस्टर ही है बच्चों, कंडक्टर है, रजिस्टर ही है. अब सवाल है कितना कितना जा रहा है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे तो आप साफ साफ देख सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. कैसे? ये स्क्वायर है, ये कंडक्टर भी सेम आइडेंटिकल है और ये कंडक्टर भी आइडेंटिकल है, और करंट आ रहा है समथिंग और आइडेंटिकली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कह सकते हैं कि इधर भी I/2 जा रहा है एंड इधर भी I/2 जा रहा है. और चूंकि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, स्ट्रेट पाथ है, डायरेक्टली सिंगल पाथ है, सिंगल इनकमिंग आउटगोइंग. तो जो करंट इधर जा रहा है यही आउट इनकमिंग आउट I/2, और यही I/2 इधर आ रहा है. फिर यहाँ पे आ रहा है जंक्शन पे, तो I/2 प्लस I/2 आप कह सकते हैं, I/2 इधर से आ रहा है प्लस I/2 इधर से आ रहा है, टोटल आई करंट आ गया, बी पे लीप हो गया. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हम लोगों ने दिखा दिया. अब मुद्दा ये है कि इन चारों आर्म्स पे फोर्स पे एनालिसिस करना है. तो चलिए फोर्स का एनालिसिस हम लोग करने चालू करते हैं. यहाँ पे अब फोर्स का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे.
तो जरा देख लीजिए बच्चों, फोर्स ऑन, सबसे पहले कौन से आर्म की बात करें तो ए बी आर्म की बातें करते हैं, फोर्स ऑन ए बी। तो बच्चों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूं। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू होगा आई इंटू लेंथ वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जरा बात को समझना है, तो आई तो होगा ही सर, यहाँ पे आई होगा ही, आई के जगह पे टोटल करंट कितना है, तो आई बाई टू है, ए बी आर्म में करंट कितना है, तो आई बाई टू करंट इन द आर्म इंटू लेंथ वेक्टर। अब लेंथ वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेंथ के बराबर, तो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर, ए बी के बराबर, एंड डायरेक्शन होगा करंट के बराबर। तो करंट कहां से कहां है, ए से बी के डायरेक्शन में, तो ए बी एंड क्रॉस बी कह सकते हैं आप, ए बी क्रॉस बी कह सकते हैं, है ना। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो आप क्या हो जाएगा, आई बाई टू इंटू आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें, आई बाई टू इंटू ए बी इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब चूंकि देखिए ना, साफ कह दिया कि स्पेस में फील्ड है, तो ये सारे आर्म्स परपेंडिकुलर है, थीटा तो बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं आई बाई टू 90 डिग्री साइन 90 का वैल्यू, तो आई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, सो 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड ए बी का वैल्यू हो जाएगा 0.2, क्योंकि लेंथ तो 0.2 है स्क्वायर का, एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 0.1। आप इसको देखिए 2 बाई 2 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.02 न्यूटन हो जाएगा। अब सवाल बस इतना सा है कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन देख लीजिए ना बच्चों, एल क्रॉस बी से निकलता है। अब यहाँ एल क्या है, ए बी एंड बी, तो आप देख लीजिए दिस इज ए बी और ये बी, तो ए बी क्रॉस बी, अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो ए बी क्रॉस बी आप कैसे देख रहे हैं, देख लीजिए ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया ए बी, तो ए बी क्रॉस बी अगर आप नीचे से देखें, ए बी क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, सो एफ ए बी आप, सो आप कहेंगे नीचे के डायरेक्शन हो जाएगा, डाउनवर्ड कह सकते हैं। अगेन दूसरी बात करते हैं, कौन सा, तो फोर्स ऑन सीबी की बात करते हैं। सर बीसी की बातें क्यों करें, सीबी की बातें करें कि सी से बी के डायरेक्शन में है, तो वही हो जाएगा बच्चों। आप देखिए ना सेम अमाउंट है, आई बाई टू करंट वहीं पे भी है, आप सीबी वेक्टर हो जाएगा सीबी इंटू क्रॉस बी, क्योंकि सीबी के डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सीबी के डायरेक्शन में है। आप देखिए सीबी का भी वैल्यू वही होगा, बी का भी वैल्यू वही होगा, आई का भी वैल्यू वही होगा, क्योंकि स्क्वायर है, ए बी बी सी सी डी डी ए सबका वैल्यू एक ही होगा, तो अमाउंट में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं यहाँ पे, अमाउंट तो आपको यहाँ पे वही आएगा 0.02 न्यूटन। डायरेक्शन यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ सकता है, क्योंकि वेक्टर चेंज हो गया है, यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो आप देखिए सीबी, अब इसको भी एनालिसिस कीजिए, ये वेक्टर आपको प्लेन से आ रहा है ना, एंड ये आपका सीबी हो गया। तो अगर राइट साइड से आप देख रहे हैं तो सीबी क्रॉस यानी कि एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब आप कह सकते हैं दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ एफ सी बी, यानी कि आप कह सकते हैं ये आपका डायरेक्शन है। तो कौन सा, आप लेफ्ट वर्ड कह सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो लेफ्ट वर्ड कह सकते हैं। उसी प्रकार आप थर्ड भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड निकाले तो कौन सा आप निकाल सकते हैं, तो डीसी निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन डीसी की बातें करेंगे। अब देखिए फिर से अमाउंट वही आने वाला है, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर से वही आई बाई टू हो जाएगा इंटू एल क्रॉस बी हो जाएगा, तो एल क्रॉस डीसी दैट इज डीसी के डायरेक्शन में आपका एल होगा एंड डीसी का के बराबर मैग्नीट्यूड होगा एल क्रॉस बी। सो आप अगर वैल्यू निकालते हैं तो अगेन 0.02 न्यूटन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर डायरेक्शन फिर से वही बातें देखिए, ये आपका प्लेन पेपर है एंड ये आपका सी है, तो अगर आप ऊपर से देखते हैं तो डीसी दैट इज एल क्रॉस बी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो आप ये नीचे जाएगा, दिस इज योर, आप कह सकते हैं एफ डीसी, एफ डीसी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर अगर आप मान लीजिए कि आप एक और से बच गया, डीए बच गया, एफ फोर्स ऑन डीए, फोर्स ऑन डीए, फिर से वही बात है, इसमें भी वही हो जाएगा, आई बाई टू तो करंट वही है, एंड लेंथ वेक्टर भी हो जाएगा डी डीए वेक्टर क्रॉस बी, इसका भी अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या कितना आ रहा है, 0.02 न्यूटन आ रहा है, डायरेक्शन में डिफरेंस हो जाएगा। तो आप फिर देख लीजिए ये आपका हो गया
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, और ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका डी है। तो अगर राइट साइड से आप करते हैं तो एल क्रॉस बी क्या हो रहा है, एल क्रॉस बी क्या, क्लॉकवाइज मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो दिस विल बी द डायरेक्शन दैट इज फोर्स ऑन डी, नथिंग एल्स। आप देख रहे हैं कि चूंकि आइडेंटिकल आर्म्स है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है किसी चीज का, लेंथ वेक्टर का भी, एंड मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, है कि नहीं, और परपेंडिकुलर है, प्लेन ही परपेंडिकुलर है इस आर्म के, तो 90 डिग्री है, और इसलिए फार्मूला में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, सभी में I/2 करंट भी जा रहा है सारे आर्म्स में, तो मैग्नीट्यूड तो 0.02 न्यूटन आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन समटाइम्स डिफरेंट हो जा रहा है, दो के केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, दो के केस में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है, सो इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आप कह सकते हैं, है कि नहीं। सो बेसिकली देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करें, कुछ नहीं, केयरफुली आपको आई एल क्रॉस बी अप्लाई करें, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां पे मैग्नेटिक इंटरेक्शन की बातें की जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स की बातें की जा रही है, तो एल क्रॉस बी का आपको इस्तेमाल करना है, या इससे रिलेटेड पैरामीटर्स, इसमें से कोई पैरामीटर, एक अननोन पैरामीटर अगर तलाशने के लिए कह रहा है, तो उसमें इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, केयरफुली लेंथ ढूंढना है, उसका डायरेक्शन ढूंढना है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट बीच से निकालना है, और आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एंड राइट हैंड रूल से आप उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए रुकेंगे, आगे की बातें आगे देखेंगे। थैंक यू।